हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPR। हम आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन से इतिहास को। इसमें हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास चल रहा है। उसके बहुत सारे वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मुगल वंश में बाबर। इसमें हम बाबर, शेरशाह वगैरह को कंप्लीट करेंगे और उससे संबंधित सारे प्रश्न उत्तर जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हम उनको सबको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आपको किसी और बुक के वीडियो चाहिए हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बुक का नाम बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे उस बुक को ला सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल वंश बाबर। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा से थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज़ खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा है। इसके अधिकार में मध्य एशिया तथा तुर्क का देश तुर्किस्तान था। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को परगना में उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुग निगार खानम के घर पर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में वह परगना के सिंहासन पर बैठा। सिवानी खां ने 1501 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित करके मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग सिवानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। 1504 में काबुल विजय की और 1506 या 1507 में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्ज़ा का त्याग करके नई उपाधि पातशाह धारण की। आलम खां इब्राहिम लोधी का चाचा था। इसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार करने के लिए बाबर को भारत में आमंत्रित किया। 1524 में बाबर ने चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी और पंजाब के गवर्नर दौलत खां के विरुद्ध कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोधी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया और जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजा कि सुल्तान इब्राहिम लोधी को दिल्ली के सिंहासन से आपदस्थ करके उनके स्थान पर उनके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी आमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया था कि भारत विजय का अवसर आ गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। इसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किए। इब्राहिम लोधी की सेना में बहुत अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोधी रण क्षेत्र में मारे गए। फलस्वरूप दिल्ली पर और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति का प्रयोग करके पानीपत के प्रथम युद्ध को जीता था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का प्रमुख कारण उसका विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति ने किया था। बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की लड़ाई थी जिसमें तोपों का प्रयोग किया गया था। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी या काफरों को मारने वाले की उपाधि धारण की। 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर आक्रमण किया, अधिकार करके युद्ध में मेदिनी राय को मार दिया। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और महमूद लोधी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी हुए और बाबर का यह अंतिम युद्ध था। अपने इस विशाल साम्राज्य की शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे में अलग अलग व्यवस्था की। भारत से बाहर वज़ का शासन हुमायूं और मीर फ़र्क अली हिंदाल और मिर्ज़ा सुलेमान को प्रदान किया था।
तो वदखावलों का जो शासन था वह हुमायूं, मीर फ़ख अली और हिंदाल और मिर्ज़ा सुलेमान को प्रदान किया था। कामरान को काबुल, कंधार और मुल्तान का प्रशासन दिया था। मीर इशरफ अली को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था। इनके नियंत्रण में भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद, हिसार, फिरोज़ा आदि शामिल थे। हिसार और फिरोज़ा से लेकर बलिया तक के प्रदेश, वायना, चंदेरी, ग्वालियर तक के प्रदेशों में बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था कायम की थी। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य वदक्ष से बिहार तक फैल गया था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इस क्षेत्र में उस समय विभिन्न राजपूत शासकों के शासनगत था। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं लिखा है, जिसे तुजुक बाबरी या बाबरनामा कहा जाता है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन दो हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है, उसमें एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठ आत्मकथाओं के में स्थान रखती है। बाबर ने अबुल रहीम खाने खाना द्वारा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया गया है। इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद्य रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया है, जो कि तुर्क पद्य में श्रेष्ठ स्थान है। पद्य में उसने एक नवीन शैली मुवाइन में लिखा है, जो कि मुगल कानून की पुस्तक है। बाबर की रचनाओं में रिसाल ए उजश या खत ए बाबरी थी, जिसकी शैली नवीन मानी जाती है। मुगल बादशाह बाबर के सेना नायक मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। चलो, पहला प्रश्न क्या है? बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम शाह थे। आलम शाह कौन थे? इब्राहिम लोधी से संबंधित थे और वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार भी थे। आलम खां इब्राहिम लोधी का चाचा था। इसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। 1524 में बाबर की चौथी बार भारत आक्रमण के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी तथा पंजाब के गवर्नर दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम लोधी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां को बाबर के पास भेजा और इस संदेश के साथ भेजा कि वह सुल्तान इब्राहिम लोधी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ करके उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करना चाहता है। बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, क्योंकि वह मेवाड़ के राजा राणा सांगा का भी आमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया था कि भारत विजय का अवसर आ गया है। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क थे। मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई शाखा से संबंधित था। इस शाखा में आते हैं जो चंगेज़ खां है, उसके दूसरे पुत्र के नाम पर इसका नाम पड़ा था। इसके अधिकार में मध्य एशिया और तुर्कों के देश तुर्किस्तान भी था। निम्नलिखित में से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो इनका नाम है शिवानी खां के द्वारा। शिवानी खां के द्वारा एक शेर बन के आए थे और इनको पुल के यहाँ पर हटा दिया था। सर-ए-पुल में हराया था शिवानी खां के द्वारा। शिवानी खां ने 1501 में सर-ए-पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था, मध्य एशिया से खदेड़ दिया था। इस युद्ध में उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग शिवानी खां ने बाबर के युद्ध में किया था। किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया है? तो बाबर के द्वारा अपनाया गया है ऑटोमन पद्धति। मुगल शासक बादशाह बाबर ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में अपनाया। यह युद्ध बाबर की सफलता का प्रमुख कारण इसकी विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था। पानीपत का पहला युद्ध किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। पानीपत का प्रथम युद्ध
21 अप्रैल 1926 को बाबर इब्राहिम लोदी की मद्दू हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थीं। उसने तोपखाने में इस युद्ध से आश्चर्यजनक कार्य किए थे। इब्राहिम लोदी की सेना में बहुत अधिक होते हुए भी पराजित हो गई। इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारे गए। फलस्वरूप दिल्ली आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उनकी सैन्य कुशलता। पानीपत की लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर इब्राहिम के बीच हुई थी। इसमें अपनी सैन्य कुशलता पर बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोधी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया है। इब्राहिम लोधी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखते हैं कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता और बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता। बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या थे? तो उनकी कुशल सेना नायक। बाबर इब्राहिम लोधी पर विजय प्राप्त करने का कारण है उनका कुशल सेना नायक। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोप का प्रयोग किया गया था? तो पानीपत के युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा तोपों का प्रयोग किया गया था। यह लड़ाई बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को संपन्न हुई। बाबर की तोपों का संचालन उस्ताद अली कुली और बंदूकची का नेतृत्व मुस्तफ़ा ने किया था, परंतु बाबर ने 1519 में बिजौर पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम प्रयोग का उल्लेख किया। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया जाता है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी के पानीपत का पहला युद्ध हुआ था? तो 1526 को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पानीपत का युद्ध 1526 को, खानवा का युद्ध 1527 को, घाघरा का युद्ध 1529 को और चंदेरी का युद्ध 1530 को नहीं हुआ था, ये 28 को है। पानीपत का युद्ध हुआ है 1526, बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में। खानवा का युद्ध है 1527 में, बाबर राणा सांगा के बीच में। घाघरा का युद्ध हुआ है 1529 में, बाबर और अफगान सैनिकों के बीच में, जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ है, बाबर और मेदनी राय के बीच में। नीचे दिए गए कुछ कथन है, इसमें सही बताना है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप में बारूद के प्रयोग की शुरुआत हुई थी, गलत है। इसने क्या था? इस क्षेत्र में तैमूरी या तैमूरीद राजवंश स्थापित हुए थे, तो ये सही हो जाएगा, सिर्फ सी सही है। बारूद का प्रयोग भारत में चीन से हुआ है। 13वीं शताब्दी के मध्य में किलों की दीवारें गिराने में इसका प्रयोग होता था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को दिया जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की धमनियों में एशिया के 2 वीर जातियों का रक्त प्रवाहित होता था। माता की ओर से ये चंगेज़ खां मंगोल के वंशज थे और पिता की ओर से ये तैमूर के वंशज थे। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते हुए इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। तैमूरी प्रभु सत्ता के देवीय अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधिकार में विश्वास करते थे। मेहराब गुंबद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर ने भारत में इस्लामी वास्तुकला को स्वयं किसी प्रकार प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा ने इनके स्थानीय वास्तुकला में संतुलन या सुडौलपन के अभाव का वर्णन किया है। इसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण किया। इसने पानीपत की मस्जिद का निर्माण करवाया जो कि ईंटों से निर्मित थी। हुमायूं ने दीन पनाह नामक नगर की नींव रखी थी जो कि रोड़ी की बनी हुई थी। सामान्यतः भवनों को महल के रूप में परिवर्तित किया गया था। शेरशाह के काल में नगरों के विशाल और मजबूत दरवाजे की सुंदर मेहराबों के निर्माण एवं संगमरमर और रंगीन टाइलों के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है कि नए व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण की नई परंपरा शुरू हुई थी। दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला-ए कुन्हा का निर्माण शेरशाह द्वारा 1541 में किया गया था। इसके निर्माण में लोधी शैली की जमाली मस्जिद 1536 में दिल्ली में निर्मित की गई थी। भ्रांति 5 मेहराब द्वारा
और एक गुंबद रखी गई थी। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता था, जिन्हें 5 खांचों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित युद्ध में से किस में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ये है खानवा के युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुए थे। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्ध में से बाबर के विरुद्ध लड़ाई की है, तो वो खानवा के युद्ध में की है। मेवाड़ के जिस राजा ने 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को हराया था, या बाबर ने उसको हराया था, तो वो है राणा सांगा को हराया था। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुए थे? तो राणा सांगा पराजित हुए थे। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? बाबर नाम रखा था। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। इनका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुग निगार खानम के घर पर हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में फरगना के सिंहासन में बैठा और पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय के पश्चात 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने को बादशाह घोषित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की उपाधि धारण की है काबुल में। कहाँ पर? काबुल में की गई है। बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक अपने कब्जे में रखा। समरकंद और परगना का शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रोक लिया। 1504 में काबुल विजय की और काबुल में ही 1506 और 7 में उसने अपने अनुयायियों का मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्ज़ा का त्याग करके नई पदवी पातशाह धारण की थी। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। तीनों क्षेत्र शामिल थे। बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र शामिल था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र इनके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। इस युद्ध में विभिन्न राजपूत शासकों में शासनगत थे। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य, संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल अवस्था में ही पिता का साया छिन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और धैर्य ही प्रतिफल था जिसने बाबर में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उनका है जो परिश्रम करते हैं, किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक हैं। बादशाह ने अपने बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो ये किया है मेवाड़ का वर्णन किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में जिन 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है उसमें एक विजयनगर है और दूसरा है मेवाड़। बाबर लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर अपनी उसकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी और यह निश्चित किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो मैं राणा सांगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित इस ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथा में स्थान रखती है। नीचे दिए गए कथन कारण बताइए। कथन कहता है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। पहला सही हो जाएगा। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी, तो ये गलत है। मुगल शासन में जो साम्राज्य था उसकी आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर थे। अपने जीवन संबंधी घटनाओं को इनने ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था, जिसे तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा कहा गया है। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु सम्मान फारसी को प्राप्त था। तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में थी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बकी के द्वारा। मान्यता है कि मुगल बादशाह
बाबर के सेनानायक मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट आता है हुमायूं और शेरशाह। हुमायूं कामरान, अस्करी और हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ। उसकी मां महम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्कनी की मां गुलरुख बेगम और जिंदाल की मां, जो हिंदाल है, उसकी मां दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरा था। इसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त 1531 में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया था। 1532 में रायसीन में महत्वपूर्ण किले को जीता था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का क्रम इस प्रकार है: देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। 1532 में उसने गोमती के तट पर स्थित दोराय या देवरा नामक स्थान पर अफगान विरोधियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया था। इस युद्ध में निज़ाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई और हुमायूं के विरुद्ध चौसा के इस विजय में शेर खां की शक्ति प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। इसमें शेरशाह की पदवी धारण करके उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, सिक्कों पर भी अंकित करवाया था। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं को शेरशाह ने फिर से पराजित करना पड़ा और विवश होकर वह निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः अपना खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। 1555 में फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने अपनी शिक्षा जौनपुर में प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया था और विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार सम्मिलित हैं। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों जिलों में बांटा था। इसने प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया था। अमीर ए बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखरेख में नियुक्त किया गया था। सर्वप्रथम काजी फजीलात नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया था। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। इसने शुद्ध चांदी का रुपया, जो कि 178 गेन का था, तांबे का दाम 380 गेन का था। रुपया और दाम का विनिमय 1:64 था। इसके समय 23 टकसालें थीं। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1560 के दशक में कराया था। इस मकबरे का नक्शा मरीक मिर्ज़ा ग्यास के द्वारा, ईरानी वास्तुकार थे, उन्हें तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से यह बना हुआ भारत का पहला दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। कलिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह ने सैनिक उक्का या गोले फेंकने में व्यस्त थे, तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर बाहर गिरा, जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे थे, जिससे गोलों में आग लग गई और वे फट फट करके सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 13 मई 1545 को वह कलिंजर में मारा गया। कलिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहां के राजा कीरत सिंह थे। शेरशाह सूरी ने मारवाड़ में युद्ध राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर किया था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था। किसके लिए कहा था? मारवाड़ के राजपूतों के शौर्य के लिए कहा था। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। दिल्ली स्थित पुराना किले का भवन का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। यहाँ किला कुन्हा मस्जिद,
शेर मंडल आदि भवन शेरशाह सूरी द्वारा बनवाए गए थे। शासकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा कबूलियत की व्यवस्था की थी। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे। इनसे यह स्पष्ट होता है कि उस वर्ष इन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इन्हें स्वीकार करते थे। नीचे दिए गए प्रश्न में पहला क्या बोलता है क्वेश्चन शेरशाह सूरी के बारे में, उससे चिन्हित कीजिए जो कि हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। कामरान था, अस्करी था, हिंदाल था, लेकिन उस्मान नहीं था। कामरान, अस्करी, हिंदाल बाबर के पुत्र थे, हुमायूं के भाई थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। 1508 में काबुल में पैदा हुआ। इसकी माँ थी महम बेगम जो कि सिया संप्रदाय से थीं। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध को तिथि अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो पहले आता है देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। देवरा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में और सरहिंद का युद्ध 1555 में। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 1540 में 17 मई को कन्नौज का युद्ध हुआ था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। 17 मई 1540 को कन्नौज और बेरगाम का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ। यह युद्ध हुमायूं की विजय के लिए हुआ था। इस युद्ध के बाद हुमायूं को निर्वासित होना पड़ा और फारस में शरण लेनी पड़ी। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया, कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? इसने जौनपुर में शिक्षा प्राप्त की थी। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, उसने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी। 1494 में फरीद ने घर छोड़ दिया, विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया जो कि पूर्व के सराज के नाम से प्रसिद्ध था। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षक था? तो ये हो जाएगा शेरशाह सूरी ने जौनपुर में औपचारिक शिक्षा प्राप्त की थी जो उस समय उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इनका नाम है शेरशाह सूरी। 1534 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खां या शेरशाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके शेरशाह की उपाधि धारण की थी। उसने अपना नाम खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में आते हैं उनकी राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार उपयुक्त सभी आते हैं। शेरशाह सूरी का मध्ययुगीन भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। साम्राज्य निर्माता प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। पहले आते हैं इनके राजस्व सुधार। शेरशाह का विश्वास था कि साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए कृषकों को सुखी संतुष्ट होना आवश्यक है। इसी यह भी घोषणा थी कि भू राजस्व के रूप में कृषकों पर भारी धनराशि बकाया रह जाती है जिससे राजस्व को काफ़ी हानि उठानी पड़ती है। अतः भू राजस्व की धनराशि बकाया नहीं रहनी चाहिए। इस उद्देश्य से शेरशाह ने भूमि व्यवस्था में अनेक सुधार किए। उनकी लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया था। फिर आते प्रशासनिक सुधार। शेरशाह ने सर्वप्रथम अपने पिता की जागीर के प्रबंधन के रूप में प्रशासन की जानकारी प्राप्त की। मुगल सेवा में रहने के कारण उसे मुगलों के प्रशासन, सैनिक संगठन और वित्तीय व्यवस्था की पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। यही कारण है कि शेरशाह ने अपने 5 वर्षों के अल्प शासनकाल में जो प्रशासन कार्य किए थे उसके कारण उनकी गणना दिल्ली के श्रेष्ठ सुल्तानों में की जाती है। शेरशाह का प्रशासन अत्यंत केंद्रित था, स्वयं शासक शासन का प्रधान था और संपूर्ण शक्तियाँ उसी में केंद्रित थीं। शेरशाह ने अपने बंगाल विजय में पूर्व साम्राज्य को 47 सरकारों में विभाजित किया था। शेरशाह ने बंगाल सूबे के लिए एक अलग प्रकार की व्यवस्था की थी। संपूर्ण सूबे को 16 सरकारों में बांट दिया था। प्रत्येक सरकार को एक सैनिक अधिकारी अर्थात सिकदार के नियंत्रण में छोड़ दिया था। इसकी सहायता से एक असैनिक अधिकारी अमीर ए बंगाल की नियुक्ति हुई। यह प्रबंध विरोध की आशंका को समाप्त करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट आते हैं सैनिक सुधार।
अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए शेरशाह ने सैनिक संगठन के क्षेत्र में अनेक सुधार किए हैं। वह सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सुधारों से बहुत प्रभावित था। बेईमानी को रोकने के लिए उसने घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलियाकरण करने की प्रथा को अपनाया था। करेंसी प्रणाली में सुधार। शेरशाह का शासनकाल भारतीय मुद्राओं में इतिहास में एक परीक्षण का काल था। उसकी मुद्रा सुधार के बारे में स्मिथ ने लिखा है कि वह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी, तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 148 ग्रेन और तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। अतः शेरशाह सूरी को उपयुक्त सभी सुधारों का श्रेय दिया जाता है। दिल्ली सुल्तानों के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा को सबसे पहले चलाया गया है? तो ये हुमायूं ने चलाया था। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा संपूर्ण या सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। हुमायूं के बाद शेरशाह द्वारा भी स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर ए माना है, जिसमें इसको माना है अकबर, लेकिन इसका आंसर होगा हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण किया था 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण 1532 में किया था। सचिचंद्र के अनुसार हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार अगस्त सितंबर 1531 में आक्रमण किया था। इस किले को इसने 4 महीने तक घेर के रखा था। इसके बाद शेर खां ने हुमायूं की आधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में इसने कालिंजर पर आक्रमण किया। 1532 में राय सिंह के महत्वपूर्ण किले को जीता था। नीचे दिए गए घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम जमाना है। पहले आता है देवरा का युद्ध, फिर चौसा का युद्ध, फिर कन्नौज का युद्ध, फिर आता है सामूगढ़ का युद्ध सबसे लास्ट में। बी आंसर सही हो जाएगा इसका। तो देवरा का युद्ध 1531 से 1532 को, चौसा का युद्ध 1539 को, कन्नौज का युद्ध 1540 को, सामूगढ़ का युद्ध 1658 को। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए एक मकबरा बनवाया था? उनका नाम है हाजी बेगम। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली के दीन पनाह में 1560 के दशक में कराया। इस मकबरे का नक्श मीरक मिर्ज़ा ग्यास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना हुआ यह भारत का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। इस मकबरे में परिणता एक बाग की रचना की गई है। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? शेरशाह के द्वारा शुरू किया गया था। रुपया बोला जाता था जिसको। शेरशाह की ऐसी सुधारी हुई मुद्रा प्रणाली की स्थापना करने की सम्मान प्राप्त है जो कि मुगल काल में चलती रही, जो ब्रिटिश मुद्रा का आधार बनी। शेरशाह ने मिश्रित धातु के सिक्के बंद करके शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया था, जिसका तौल और आकार निश्चित था। इनके चांदी के सिक्के रुपया का तौल 148 ग्रेन था। इसमें 173 ग्रेन शुद्ध चांदी के थे। इस प्रकार प्रायः अरबी नागरी में सुल्तानों के नाम अंकित रहते थे। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपये का विनिमय दर क्या थी? तांबा है 64 और चांदी है 1, तो 64:1। शेरशाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसमें शुद्ध चांदी का रुपया 148 ग्रेन, तांबे का दाम 380 ग्रेन का है और रुपया और दाम का विनिमय दर 1:64 थी। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किया है शेरशाह ने। शेरशाह के शासनकाल में भारतीय मुद्राओं के इतिहास में एक परीक्षण का काल था। इसके मुद्रा सुधार के बारे में इतिहासकार स्मिथ ने लिखा है कि 1 रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार था। शेरशाह ने पुराने घिसे पिटे सिक्कों के स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी और तांबे के सिक्के का प्रचलन किया। शुद्ध चांदी का रुपया 148 ग्रेन का था और तांबे का था 380 ग्रेन का। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। कलिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह ने सैनिकों उक्का या गोला फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकराकर वहीं गिर गया जहां बारूद से भरे हुए बहुत से गोले रखे थे।
गोलों ने आग पकड़ ली और फटफट करके फूटने लगी। सभी दिशाओं में विध्वंस फैल गया। शेरशाह वहाँ से अधजला बाहर निकला। दुर्ग जीत लिया गया, लेकिन शेरशाह की मृत्यु हो गई। 13 मई 1545 को इसका कालिंजर में देहांत हो गया। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ के राजा कीरत सिंह थे। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन से राज था? कालिंजर का था, कीरत सिंह के ऊपर। मात्र एक मुट्ठी बाजे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया था, ये कहा गया है शेरशाह के द्वारा। और ये कहा थी राजपूतों के शौर्य पराक्रम को बताते हुए बताया था मारवाड़ में। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में स्थित है, बिहार। शेरशाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम नामक स्थान पर है। तालाब के बीच में बना हुआ है। यह आकार और गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय मुसलमानी प्रणाली निर्माण कला का चमत्कार है और हिंदू मुस्लिम वास्तुकला विचारकों का आनंददायक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। शेरशाह को दफनाया गया है सासाराम में। भारत में शेरशाह सूरी 1540 से 1545 के तहत शासन किया है। कालिंजर युद्ध के दौरान दुर्ग की दीवार से बारूद का गोला टकरा कर फट गया था और इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा सासाराम में बनाया गया है। इनका मकबरा अफगान स्थापत्य का शानदार नमूना है। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया है? तो इन्होंने दिल्ली का किला कुन्हा मस्जिद बनवाई है। शेरशाह का छोटा शासनकाल भारतीय भवन निर्माण कला के इतिहास में संक्रांति का युग था। किला कुन्हा मस्जिद दिल्ली में 1541 में बनी थी। इस उज्ज्वल वास्तु कलात्मक गुणों के कारण उत्तरी भारत के ऐतिहासिक भवनों में उच्च स्थान दिया गया है। दिल्ली में पुराना किले के भवन का निर्माण करवाया है शेरशाह ने। किसने करवाया? शेरशाह ने करवाया है। दिल्ली स्थित पुराना किले के भवन का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया है। यहाँ किला कुन्हा मस्जिद, शेर मंडल आदि भवन शेरशाह ने बनवाए हैं। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया है? तो ये शेरशाह ने कराया है। दिल्ली का पुराने किले में वर्तमान स्वरूप का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया है। 1540 से 1545 तक इन्हें शासन किया। यह किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह प्राचीन दीन पनाह नगर में आंतरिक किला था। कृषकों की सहायता के लिए मध्यकालीन भारतीय शासकों ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो यह शेरशाह कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए गए। इससे स्पष्ट होता है कि उस वर्ष उन्हें कोई लगान नहीं देना था, या मतलब लगान देना होता था और किसान कबूलियत पत्र के द्वारा इसे स्वीकार करता था। सड़क ए आज़म कहलाई। तो बंगाल से पेशावर तक जो रोड है उसको सड़क ए आज़म कहा गया है। किसने बनवाई थी? शेरशाह ने बनवाई थी। शेरशाह के द्वारा बनवाई गई सड़क ए आज़म, जिसको ग्रैंड टैंक रोड कहा जाता है, प्राचीन उत्तर पथ पे स्थित थी। सड़क ए आज़म का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। सड़क ए आज़म सोनारगांव बंगाल से पूरा पश्चिम पाकिस्तान के लाहौर तक जाती है। शेरशाह की उत्तराधिकारी कौन थे? शेरशाह के उत्तराधिकारी थे इस्लाम खां। शेरशाह की उपाधि या उत्तराधिकारी उसके छोटा पुत्र इस्लाम खां था, जिसको जलाल खां भी कहा जाता है। यह युग उत्तराधिकारी था जिसने शेरशाह के समय में शासन व्यवस्था को स्थापित किया था। इन शासकों में से किसने अपने सैन्य टुकड़ों को 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था? तो इनका नाम है उपयुक्त में से कोई नहीं। इस्लाम शाह शेरशाह के पुत्र थे। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। इनकी मृत्यु 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाई में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू किया था। नेक्स्ट आते हैं अकबर। अकबर को भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। 15 फरवरी 1556 को पंजाब के गुरुदासपुर के निकट कालानौर नामक स्थान पर उसे बादशाह घोषित किया गया था। इस समय उसकी आयु मात्र 14 वर्ष से कम थी।
शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इससे फर्जंद या पुत्र पुकारता था। क्या कहता है? फर्जंद। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। अकबर ने अपना वकील या वजीर नियुक्त किया था बैरम खां को। उसे खान-ए खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सागानेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर के राजा बिहारीमल या भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, जो कि लोक प्रचलित नाम है, जोधाबाई, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आमेर से लौटते समय सांभर में अपने राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। वह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। इस प्रकार बिहारीमल या भारमल पहला राजपूत राजा था जिन्होंने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम या जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाया करते थे। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत इन्होंने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। अपने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत इन्होंने बाल विवाह, सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। इन्होंने यह आज्ञा दी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्या हो। महम अजंगा के पुत्र आदम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतंगा खां की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग शासिका थी। अकबर के आक्रमण 1564 के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने के कारण उन्होंने वीर रानी की ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भद्राजून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। राव चंद्रसेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार कर लिया। अतः अकबर ने पुनः सेना भेजकर उस पर आक्रमण कराया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्र में चला गया। 1581 में उनकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी का युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडा गढ़ में 14 मील दूर हल्दी घाटी के दुर्ग के निकट पहुंचा। महाराणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें राणा प्रताप पराजित हो गए थे। उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी थी। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की घोषणा की या व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, तब अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला शासक वीर सिंह देव ने मार्ग में ही अबुल फजल की हत्या कर दी। अकबर पहला मुसलमान शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया था कि मुगल साम्राज्य की स्थिरता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही जाता है। इनकी केंद्रीय शासन व्यवस्था और बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या है। इनका प्रांतीय शासन, उनकी लगान व्यवस्था, उनकी मुद्रा व्यवस्था, उनकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई थी।
यह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। अतएव वह प्रशा के फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के तहत प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है। इसके शासनकाल में कानून की दृष्टि से सभी समान थे। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीरबख्शी मुख्यतः सैन्य प्रमुख था। इनका कार्य सैनिकों का वेतन सैनिक संगठन से संबंधित था। अकबर ने 1573 में घोड़ों को दागने की प्रथा को पुनः प्रचलन में लाया। इसने सेनापति अपने घोड़े ना बदल सकें और एक घोड़े को 2 बार प्रयोग ना कर सकें, इसके लिए दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। 1564 से 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद होता है तथा मनसबदार का अर्थ होता है एक अधिकारी से, जैसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्वती और राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में आता जाता रहा है। तो 9 से 30 वर्ष तक कौन किन के? मुजफ्फर खां तुर्वती, राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों में आता जाता रहा। दीवान आर्थिक मामलों और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोल से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना ने किया था। मुगल बादशाह अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था अपनाने शासनकाल में 11वें वर्ष में प्रारंभ किया था, जो कि 1567 से 66-67 में थी। मनसब प्राप्तकर्ता 3 वर्गों में विभाजित थे। 1 से 500 से कम मनसबदार, 500 से 250 तक या 2500 तक मनसबदारी अमीर होते थे, 2500 से या 2500 से अधिक अमीर ए आज़म कहलाते थे। मतलब 1 से 500 से कम है तो मनसबदार हो जाएंगे, 500 से 2500 तक हैं तो अमीर हो जाएगा और 2500 से ज़्यादा है तो उन्हें अमीर ए आज़म कहा जाएगा। इसके अलावा जात सवार की दृष्टि से भी 3 श्रेणियों में इनको बांटा गया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ, जो कि भू सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर अल अमल और जब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में आईन दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली को शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया था। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस समय टोडरमल आर्थिक मंत्री था। इसका प्रमुख सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के प्रति 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय में उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। अकबरकालीन भू राजस्व व्यवस्था की दहशाला पद्धति को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दविस्तान ए मुजाहिब में पहली बार दीन ए इलाही का एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। अकबर ने आगरा में लगभग 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 1569 में एक राजमहल शाह किले का निर्माण करवाया। इसमें जोधाबाई महल, पंच महल, स्वर्ण महल और सुनहाला महल, दीवाने खास, दीवाने आम, मरियम की कोठी, तुर्की सुल्तान की कोठी, बीरबल की कोठी आदि प्रमुख हैं। तुर्की सुल्तान का महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य कला का मोती कहा है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था और भारतीय बुद्ध विहारों के अनुरूप था। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 1573 में की थी। इसके पश्चात फतेहपुर सीकरी इसको कहा गया है। सीकरी को क्या कहा गया? फतेहपुर सीकरी कहा गया है। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही सम्राट
अकबर ने सीकरी के बुलंद दरवाजे का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में कराया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय 1601 के उपलक्ष्य में बताया है। अकबर ने 1582 में तौहीद ए इलाही या दीन ए इलाही नामक स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित किया था, इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने ही इसे स्वीकार किया था। अकबर का मकबरा सिकंदर नामक गांव में स्थित है, जिस पर सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम वहिस्साबाद रखा। इसके निर्माण की योजना अकबर ने बनाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया। यह मकबरा 5 मंजिला है, जिसकी प्रमुख विशेषता है गुंबद विहीन होना। अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश पर महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद नकीब खां, बदायूनी और फैजी आदि विद्वान ने सम्मिलित प्रयत्नों से किया था। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण तथा अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकारों में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन थे। अकबर ने इन्हें जरी कलम की उपाधि दी थी। हरिविजय सूरी एक जैन साधु थे, जो कि अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे थे। इन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान थे, जिन्हें चंद्रसूरी भी कहा जाता है, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि प्रदान की गई थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी। भारत में उस समय अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक शासन किया है। एलिजाबेथ प्रथम का काल 1558 से 1603 तक रहा है। मुगल कालीन विद्वान अबुल फजल ने अमेरिका की खोज की थी। अबुल फजल के अकबर के दरबार में थे। रॉल्फ फिंच 1583 से 1586 में फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दार्शनिक धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। 1578 में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने का द्वार खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथों में लेने के लिए 1579 में एक मजहरनामा की घोषणा की। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। मजहर को स्मिथ और बुलजले हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा था। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल, इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की थी। अकबर स्वयं बसंत, होली, दीपावली जैसे त्योहार उत्सवों में भाग लेता था। इसने तुलादान, झरोखा दर्शन आदि हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया था। लैनपूल के अनुसार हिंदू राजाओं को एकजुट कर लेना अकबर के समय की सबसे श्रेष्ठ विशेषता थी। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी के अनुसार अकबर अपने युग की संतान और पिता दोनों थे। अब आते हैं अकबर से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? तो ये था कालानौर। हुमायूं की मृत्यु के अवसर पर अकबर पंजाब के सिकंदर सूर्य को समाप्त करने में संलिप्त थे। उस अवसर पर बैरम खां उनके संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे। हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर पंजाब के गुरुदासपुर के निकट कालानौर नामक स्थान पर 14 फरवरी 1556 को अकबर को मुगल बादशाह घोषित कर दिया गया। उस समय उनकी आयु 14 वर्ष से कम थी। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता में लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 में 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह गढ़मंडल के मार्ग से होते हुए
गोकुंडा गढ़ में 14 मील दूर हल्दी घाटी के दुर्ग पहुंचे। महाराणा प्रताप ने भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर कर आए और जो युद्ध हुआ उसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा गया। इसमें राणा प्रताप जी पराजित हुए थे, उन्हें अरावली पहाड़ियों की शरण लेनी पड़ी थी। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1576 को हुआ था, 1576 को ये हुआ है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की सेनापति कौन थे? तो इनका नाम है हकीम खां। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह ऑफ अशरफ खां के मध्य लड़ा गया था। राजपूत योद्धाओं के अलावा महाराणा की सेना में अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां सूर ने किया था। महाराणा की सेना में भीलों का भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। महाराणा ने मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ की थी और उन्होंने छापा मार युद्ध पद्धति का सहारा लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना की सेनापति कौन थे? तो इनका नाम था हकीम सूर, अफगान थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति था हकीम खान सूर। ये जो चित्र में दिए गए हैं स्वतंत्र देश का परिचय ए बी, ये किससे संबंधित है? ये तो दिखा रहा है अकबर का कुछ राज, ये हम देख लेते हैं। अच्छा, ये गोंडवाना है और ये वाला लाहौर है। देखो, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे वो कौन से थे? तो वो थे कछवाहा। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार की यात्रा कर रहा था तो संगानेर नामक स्थान पर 1562 में आमेर राजा बिहारीमल या भारमल बादशाह की सेवा में उपस्थित हुए। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई का विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और आमेर से लौटते समय सांभर में उन्होंने राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का पहला राजपूत विवाह था। निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? तो इनका नाम है कछवाहा भारमल के द्वारा। किस चिश्ती संत की दरगाह पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था? तो ये हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय का समर्थन करते थे। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की आमेर दरगाह पर अक्सर जाया करते थे। इसके अतिरिक्त वह समकालीन सूफी संत सलीम चिश्ती के दर्शन हेतु भी अक्सर सीकरी भी जाते थे। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने स्वयं मारा था? तो इनका नाम है आदम खां को मारा था। बैरम खां तो उनके संरक्षक थे। महामनंगा के पुत्र आदम खां को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि इन्होंने अकबर के प्रधानमंत्री अतंगा खां की हत्या कर दी थी। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की है? तो वो है मेवाड़ के द्वारा कभी स्वीकार नहीं की गई है। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। वहाँ के शासक स्वयं महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 में जहांगीर से संधि की थी। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? तो ये है मारवाड़ के राजा राघव चंद्र सेन। मारवाड़ के भी थे और मेवाड़ के भी थे, दोनों ऑप्शन हैं। 1565 में मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन ने भद्रा जून में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे शिवाना जाना पड़ा। मुगल सेना ने इसे ढूंढने के लिए अनेक प्रयास किए। राव चंद्र सेन ने 1579 में सोजत पर अधिकार किया और अकबर से पुनः सेना भेजने पर आक्रमण किया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्र में चले गए। 1581 में इनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप की भांति इन्होंने भी निरंतर संघर्ष किया है, समर्पण नहीं किया। रावचंद्र सेन। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? तो इनका नाम मंडला से जुड़ा हुआ है। 1564 में अकबर ने कड़ा और पूर्वी प्रदेश के शासक अशरफ खां को गढ़कटंगा गोंडवाना के राज्य को जीतने के लिए भेजा। उस राज्य में मोटे तौर पर आधुनिक मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र पड़ते हैं। इसका राजा वीर नारायण अल्पवयस्क था, किंतु उनकी माता रानी दुर्गावती
पर योग्यतापूर्ण शासन करती थी राज्य पर। इन्होंने वीरतापूर्वक शाही दल का विरोध किया, परंतु गढ़ या मंडला नामक जबलपुर में यह युद्ध में पराजित हो गई। अबुल फजल की मृत्यु कैसे हुई थी, किसने की थी, तो ये की है शहजादा सलीम के कहने पर हुई थी अबुल फजल की। जब शहजादा सलीम ने विद्रोह इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा, तब अकबर ने 1602 में दक्षिण से अपने मित्र अबुल फजल को बुलाया और उसी समय सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह बुंदेला ने मार्ग में अबुल फजल की हत्या कर दी। जहांगीर जब सम्राट बना तब उसने वीर सिंह देव को 3000 का मनसब प्रदान किया। अतः अबुल फजल की मृत्यु में शहजादा सलीम की प्रमुख भूमिका थी। निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा तथ्य ऐसा है जो कि अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है, तो वो है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, तो ये नहीं किया था। प्रशासकीय एकता और कानून की एकरूपता स्थापित की थी। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया था। अकबर की धार्मिक नीति ये इनको महान बनाती हैं। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिससे इस बात का अनुभव हो गया था कि मुगल साम्राज्य की स्वतंत्रता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। इसने हिंदू मुस्लिम समुदाय को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अकबर का भारत की राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न किया। उसकी समान शासन व्यवस्था, समान अर्थ लगान व्यवस्था और समान कर सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्रदान करने की सुविधा दी। राजपूतों से विवाह संबंध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा, आदर, धार्मिक दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न किया। फारसी भाषा को राजभाषा बनाना, किंतु सभी भाषाओं के प्रति सहयोग, विभिन्न ललित कथाओं कलाओं की प्रगति तथा उनकी कला विधियों के समन्वय का प्रयत्न किया। सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न किया। सभी ऐसे कार्य थे जो कि राष्ट्रीय हित प्रगति के आधार पर किए गए थे। इस कारण से अकबर को राष्ट्रीय सम्राट स्वीकार किया गया है। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग नहीं किया था। अकबर की लोकप्रियता के कारण क्या था, तो अकबर की लोकप्रियता का कारण था मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। उपयुक्त सभी मुगल शासक व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को जाता है। उसकी केंद्रीय शासन व्यवस्था, बादशाह के पद, अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या, उसकी प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई है। उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बन गई थी। अकबर प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को निकट लाने का प्रयत्न किया था। उसकी उदार नीति के कारण ही उसने 1562 में दास प्रथा, 1563 में तीर्थ यात्रा कर, 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। उसने अपने सामाजिक सुधारों के अंतर्गत उसके बाल विवाह, सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयत्न किए हैं। अकबर की लोकप्रियता के कारण निम्नलिखित चारों बिंदु ही सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, तो वो है अकबर। निम्नलिखित में बादशाह में से कौन एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो अकबर को कहा जा सकता है। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक स्थित था। यह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। यह प्रशा के फेडरिक महान और इंग्लैंड की एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक था। इसके शासनकाल में कानून की दृष्टि से सभी समान थे। निम्नलिखित में से किसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए, वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्या हो, तो ये अकबर ने कहा था। अकबर ने कुछ सामाजिक परंपराओं और व्यक्तिगत मान्यताओं पर अंकुश अवश्य लगाया था, किंतु उसके यह कार्य सुविधार की दृष्टि से आवश्यक या उदाहरण की उसे आज्ञा देते हैं। आदमियों को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए। वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बांध्या हो। उसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का अधिकार दे दिया था और बलपूर्वक स्त्रियों के सती होने पर रोक लगाई थी। निम्नलिखित में से सही बताइए। अकबर ने लड़कों लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयत्न किया था, तो ये सही है। अकबर ने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी, तो ये भी सही हो जाएगा।
दोनों सही हैं। बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष की आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों को अभिभावक के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अकबर के शासनकाल को जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्याय प्रशासन के लिए, धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं जाना जाता। अकबर अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए नहीं अपितु धार्मिक उदारता, धार्मिक सहिष्णुता के लिए जग प्रसिद्ध है। इसके द्वारा प्रतिपादित सुलह ए कुल की नीति उसका प्रबल प्रमाण है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख होता था मीर बख्शी। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था, किंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जा सकता। उसका कार्य सैनिकों के वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था और उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। सैनिकों की भर्ती, उनके शास्त्रों की व्यवस्था, व्याख्या, सैनिकों का निरीक्षण आदि इसके कार्य के अंतर्गत था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था कैसी थी? तो मनसबदारी व्यवस्था चलती थी। साम्राज्य के विकास एवं शांति सुव्यवस्थित करने के लिए सुसंगठित सेना का होना अत्यंत आवश्यक था। इस दृष्टि से अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था के अनेक त्रुटियों को सुधार किया। उसने 1573 में घोड़ों को दागने के लिए प्रथा पुनः प्रचलित की। इसने सेनापति अपने घोड़े ना बदल सकें और घोड़ों को दोबारा ना प्रस्तुत करें। इसके पश्चात इन्होंने 1574-75 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद होता है। मनसबदार का अर्थ एक अधिकारी से है जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्योंकि यह स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा देने जाने वाले पहले व्यक्ति थे मुजफ्फर खां तुर्वती। दीवान शब्द फारसी का है। खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए किया जाता है। अकबर के शासनकाल में 9वें वर्ष से 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खां तुर्वती का राजा टोडरमल और ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा है। मुजफ्फर खां सरकारी सोपान के दीवान के पद को स्थान दिलाने में सफल रहे थे। दीवान आर्थिक मामलों का राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया था वह जिस देश में प्रचलित प्रणाली से ली गई थी, तो वह किससे? तुर्कियों से थी शायद, नहीं, मंगोलों से थी। मंगोलों से लिया गया था। मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोल से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। अकबर द्वारा प्रारंभ मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफ़ी हद तक नवीन थी, लेकिन यह मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों का रखरखाव करना पड़ता था। तो ये सही हो जाएगा। घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक था। ये भी सही हो जाएगा और उनकी सही व्याख्या भी करता है। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े रखने होते थे। इसका मूल कारण यह था कि लंबी यात्रा के दौरान घोड़ों को आराम देना आवश्यक था और युद्ध में उन्हें बदलने की आवश्यकता भी पड़ती थी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही हो जाएंगे। जब्ती प्रणाली की उपज थी, तो जब्ती प्रणाली जो उपज है वह अकबर की थी। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जब्ती प्रणाली का प्रचलन था, जो कि भू सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर अल अमल और जब्ती खासरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतर भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? तो टोडरमल भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे। टोडरमल ने भू राजस्व क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष 1580 में आईन दर्शाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई प्रणाली को
शुरू करके मुगलकालीन व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान किया। इस प्रणाली का वास्तविक प्रणेता टोडरमल था। इसी कारण से इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस प्रकार इस समय टोडरमल वित्त मंत्री था। इसका प्रमुख सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। निम्नलिखित में से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो ये है दहशाला को। टोडरमल संबंधित हैं तो हमारे टोडरमल मालगुजारी सुधारों से संबंधित हैं। अकबर द्वारा भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्निर्धारण हेतु 1570 से 1571 में मुजफ्फर खां, तुर्बती और टोडरमल को अर्थमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। राजा टोडरमल ने अलग अलग फसलों पर नगद के रूप में वसूल की जाने वाली लगान राशि को 1573 से 1580 के मध्य लगभग 10 वर्षों का औसत निकालकर उसी औसत के 1/3 भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे दहशाला मालगुजारी व्यवस्था कहा गया है। आईने दहशाला व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया है। अकबर से संबंधित सही बताना है। ओके, तो आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखी है, तो पहले मतलब ये वाला सही हो जाएगा। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। इन्हें तानसेन नाम उपाधि ग्वालियर और रीवा के राजा ने दी थी। अकबर ने तानसेन को मियाँ की उपाधि दी थी। राजा मानसिंह की बहन मानबाई शाह बेगम का विवाह सलीम जहांगीर से हुआ था, ना कि अकबर से। जो आईन अकबरी है वह अबुल फजल ने लिखी है और राजा टोडरमल दीवान वित्त मंत्री थे। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह और अकबर के लिए निम्नलिखित में से नितांत कड़ी रही है टोडरमल। इतिहास प्रसिद्ध टोडरमल भू राजस्व प्रशासन की दृष्टि से विशेष सम्मान प्राप्त हैं। अकबर द्वारा दी गई आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त की शुरुआत इस प्रणाली के प्रणेता टोडरमल थे। ख्वाजा शाह मंसूर ने भी इससे से मदद ली थी। ततएव टोडरमल बंदोबस्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईन दहशाला पद्धति निर्मित की थी टोडरमल के द्वारा। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 को। अकबर ने 1582 को तौहीद ए इलाही दीन इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित करके सर्वमान बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति थी। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था। भगवान दास और ख्वारामजा मानसिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार किया था। दीन इलाही का प्रचार किया है अकबर ने। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अकबर ने। किस इतिहासकार ने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? तो ये इनमें से किसी ने नहीं कहा। अकबर द्वारा प्रदत्त दीन इलाही एक कोई धर्म नहीं था, अपितु यह सूफी मत था। इसके नियम सर्वधर्म समन्वय पर आधारित थे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फ़ानी ने इसकी अपनी रचना दविस्तान ए मज़ाहिब में पहली बार दीन इलाही एक स्वतंत्र धर्म के रूप में उल्लेख किया है। इबादत खाने का निर्माण अकबर ने करवाया था। बादशाह अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाने का निर्माण कराया। इबादत खाने बादशाह की अध्यक्षता में सैयद शेख उलेमा धार्मिक चर्चाएं करते थे। 1578 में अकबर ने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाने को खोल दिया। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों को अपने हाथ में ले लिया। 1579 में मजहर जारी किया गया। इस धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। इस पर 5 उलेमाओं और इस्लामी धर्मविदों के हस्ताक्षर थे। मजहर को स्मिथ वल्जुजरेन हेग ने अचूक आज्ञा पत्र कहा है। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल इमाम ए आदिल की उपाधि धारण की। स्मिथ महोदय ने कहा है कि दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक है, उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है? तो यह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। निम्नलिखित में से इमारतों में से कौन सी इमारत है जिसे
शान ए फतेहपुर कहा जाता है तो ये है जामा मस्जिद। सम्राट अकबर द्वारा बनाए गए शहर फतेहपुर सीकरी को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सीकरी 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही। फतेहपुर सीकरी में मुगल वास्तुकार के स्मारक जैसे जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आदि शामिल हैं। यहाँ पर स्थित जामा मस्जिद को शान ए फतेहपुर और शान ए सीकरी के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्मारक है फतेहपुर सीकरी में नहीं है? स्वर्ण महल है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, लेकिन अकबरी महल नहीं है। अकबर के आगरा से 36 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में 1568 से 1569 तक राजमहल शाह किले का निर्माण करवाया। एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर बने इस किले में गुजरात बंगाल शैलियों की कई इमारतें शामिल हैं। इसमें जोधाबाई का महल, पंचमहल, मरियम महल, स्वर्ण महल, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि प्रमुख हैं। लेकिन जो अकबरी महल है वह आगरा में है। दिल्ली में स्थित ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, वो है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो कि हुमायूं की पत्नी के संरक्षण में निर्मित किया गया था। मीरक मिर्ज़ा ग्यास के द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया। यह मकबरा भारतीय फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। फारसी ईरानी वास्तुकला शैली की एक विशेषता दोहरा गुंबद है, जो कि सिकंदर लोदी के मकबरे में भी प्रयोग किया गया है। सुलह ए कुल के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया था अकबर के द्वारा। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता है। इसे सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा गया है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के साथ स्थान पर सुलह ए कुल की नीति अपनाई। 1582 में इसने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए तौहीद इलाही या दीन इलाही नामक एक नया पंथ प्रतिस्थापित किया। अकबर की सुलह ए कुल की नीति राजनैतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता के साथ साथ उसके उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। अकबर द्वारा बनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौमिक शांति भाईचारे की अवधारणा किस पर आधारित थी? तो यह राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण उपयुक्त सभी पर। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया था? तो अकबर के विरुद्ध। 1580 में जौनपुर के एक धर्मगुरु काजी मुल्ला मोहम्मद याजदी ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था। कथन कारण बताइए। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था, सही है। यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में करवाया था, तो ये गलत है। गुजरात विजय पर बनवाया था, यह दक्षिण विजय पर। अकबर ने सीकरी का निर्माण 1568 से 1569 में किया है। इसके बाद गुजरात विजय 1572 से 1573 के पश्चात इस नगरी को फतेहपुर सीकरी कहा गया। एक वर्ग के इतिहासकार मानते हैं कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया, जो कि विजय स्तंभ के रूप में था। लेकिन पर्सी ब्राउन कहते हैं कि नहीं, इसने दक्षिण विजय 1601 में जो हुई थी इसके उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया है? तो ये हो जाएगा बुलंद दरवाजे का। निम्नलिखित में से मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए हैं, अकबर के द्वारा किए गए हैं। अकबर के अंतर्गत सांस्कृतिक सामाजिक गतिविधियों के विकास के साथ साथ शिक्षा संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया गया है। शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण सुधार मुगल शासक अकबर द्वारा किए गए हैं। अकबर के शासनकाल में शिक्षा के कुछ महत्वपूर्ण केंद्र जैसे अजमेर, दिल्ली, सियालकोट, मुल्तान, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद आदि हैं। इनमें छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। फारसी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। निज़ामी शिक्षा पद्धति तत्काल भारत में ख्यात शिक्षा प्रणाली थी। यद्यपि शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला मुगल शासक अकबर स्वयं निरक्षर था। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर के द्वारा बनवाई गई जितनी भी श्रेष्ठ इमारतें हैं वह फतेहपुर सीकरी में हैं। इसमें दीवाने आम, दीवाने खास, कोषागार, ज्योतिष की बैठक, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना का कोठी, जोधाबाई का महल,
हवा महल, मरियम की कोठी, बीरबल की कोठी आदि हैं। तुर्की सुल्तानों का मकबरा महल इतना सुंदर है कि पर्सी ब्राउन ने इसे स्थापत्य का कला का मोती कहा है। अकबर द्वारा कई इमारतें का नक्शा बुद्ध बिहार से मिलता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पंचमहल। अकबर ने अपनी नवीन राजधानी फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन बनवाए। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था। भारतीय बुद्ध विहारों के अनुरूप था, जो अब तक भारत के कुछ भागों में विद्वान थे। ऊपर की ओर छोटी होने वाली 5 मंजिला वाला यह आयताकार भवन नालंदा आदि में बने हुए बहुमंजिला बुद्ध विहारों में ली गई प्रेरणा पर आधारित है। फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था पंचमहल। जहांगीर महल कहाँ पर है? तो जहांगीर महल आगरा में स्थित है। आगरा किला अकबरी शैली का सर्वप्रथम उदाहरण है। अकबर महान द्वारा निर्मित सुप्रसिद्ध किला है। इसका निर्माण अकबर के प्रधान कारीगर कासिम खां की देखरेख में हुआ था। किले के अंदर अकबर ने लाल पत्थरों से 500 से अधिक भवनों का निर्माण कराया है। जहांगीर का महल आगरा में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की शैली अधिकतम हिंदू स्थापत्य कला शैली की ओर झुकी हुई है। जहांगीर महल को प्रेरणा ग्वालियर के मानसिंह महल से मिलती है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो ये है सिकंदरा में। अकबर का मकबरा सिकंदरा गांव में स्थित है। इसे सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम वहिस्ताबाद कर दिया। आगरा से 5 मील दूर पर दिल्ली जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इसका निर्माण की योजना अकबर ने बनवाई थी, किंतु निर्माण जहांगीर ने 1613 में करवाया। इस मकबरे में 5 मंजिलें हैं, जिसकी प्रत्येक मंजिल के ऊपर निचले मंजिल के आकार से छोटी है। इस मकबरे की विशेषता है यह गुंबद विहीन है। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ है? तो दिल्ली के किले का निर्माण इसके समय नहीं हुआ था। दिल्ली का लाल किला है, वो अकबर के काल में नहीं बना है। इसको शाहजहां ने बनवाया था। यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। लाल किले का नाम से जाना जाता है। जबकि आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला ये अकबर ने बनवाए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सम्राट और उनका मकबरा बताइए। बाबर का मकबरा है काबुल में। अकबर का मकबरा है सिकंदरा में। जहांगीर का मकबरा है लाहौर में। और शाहजहां का मकबरा है आगरा में। देखो, बाबर का मकबरा है काबुल में। अकबर का मकबरा है काबुल में। अकबर का सिकंदरा में। जहांगीर का लाहौर में और शाहजहां का आगरा में। नीचे दिए गए मकबरे बताने फिर से। ओके, बाबर हुमायूं नहीं, बाबर का है काबुल में, हुमायूं का है दिल्ली में, अकबर का है सिकंदरा में और जहांगीर का है लाहौर में। बाबर काबुल में स्थित है, हुमायूं दिल्ली में है, अकबर सिकंदरा में है और जहांगीर लाहौर में है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किया है फैज़ी के द्वारा निर्देशन में। अकबर ने अपने राजकवि फैज़ी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश पर महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नामक ग्रंथ में फारसी में अनुवाद किया गया है फैज़ी के निर्देशन में। नकीब खान ने, बदायूनी ने और फैज़ी ने किया है। इसके अतिरिक्त बदायूनी ने रामायण का, फैज़ी ने लीलावती का और अवल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया है। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया है? तो इनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम है रज़्मनामा। 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है रज़्मनामा के नाम से। रज़्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया है? तो इनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? तो इनका नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी ने। सम्राट द्वारा निम्नलिखित में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई है? तो जड़ दिया है तो मोहम्मद हुसैन को जरी कलम। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध
ग्रंथकर्ता जिनकी एक सूची आईन अकबरी में मिलती है। सबसे प्रमुख कश्मीर के थे जिनका नाम है मोहम्मद हुसैन। इनको अकबर ने जरी कलम की उपाधि दी थी। जैन साधु जो कि अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे हैं, जिससे जगत गुरु की उपाधि सम्मानित किया गया है, इनका नाम है हरिविजय सूरी। हरिविजय सूरी ही वह जैन साधु थे जो कि अकबर के दरबार में कुछ वर्ष तक रहे। इन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1582 में अकबर ने युक्त जैनाचार्य को जैन सिद्धांतों को समझने की इच्छा से आहूत किया था। इसकी विद्वता और चिंतन एवं विनम्रता से प्रभावित होकर अकबर ने कुछ दिनों के लिए मांस भक्षण बंद कर दिया था। पशु पक्षियों की वध पर रोक लगा दी। मुगल दरबार में एक अन्य विद्वान जिन चंद्रशूरी भी रहते थे, जिन्हें युग प्रधान की उपाधि दी गई थी। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया है? तो इनका नाम है हरिविजय सूरी। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इनका नाम है दशवंत। अकबर के कालीन चित्रकला के नाम पर अबुल फजल ने अपनी आईने अकबरी में गिनाए हैं, जैसे कि दसवंत, बासावन, केशवलाल, मुकुंद, मिस्किन, जगन, महेश, खेमकरण, तारा, सावल और हरिवंश। दशवंत जो कि एक कहार के बेटे थे। इनके काम से अकबर इतने प्रभावित थे कि इन्होंने अपने समय का पहला अग्रणीय कलाकार बनने में सहयोग दिया, किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे। 1584 में इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा कौन था? तो ये है अकबर। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का समकालीन राजा अकबर था। दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय वहाँ की रानी एलिजाबेथ प्रथम थी। अकबर के समय इनका शासनकाल चल रहा था। अकबर का शासनकाल था 1556 से 1605 तक और एलिजाबेथ का शासन था 1558 से 1603 तक। भारत के किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था? अकबर के शासनकाल में हुआ था। किस मुगलकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? तो ये किया है अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति हैं जिनका नाम है राल्फ फिंच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाले पहला अंग्रेज व्यापारी था, जो भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए अनेक स्थानों का अवलोकन किया था। 16वीं शताब्दी में भारतीय व्यापार तथा नगर केंद्रों के बारे में मूल्यवान विवरण प्रस्तुत किया है। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो जैसे पहले जजिया कर की समाप्ति की, फिर इबादत खाने का निर्माण करवाया, फिर मजहर की स्थापना की और फिर लास्ट में दीन इलाही की स्थापना की। 1 2 3 4 सभी लाइन से हैं। अकबर ने जजिया कर की समाप्ति 1564 में की थी। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1565 में। इबादत खाने की स्थापना की थी फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना 1565 में बनवाया था। इसका उद्देश्य दार्शनिक एवं धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना था। अकबर ने समस्त धार्मिक मामलों के अपने हाथों में ले लिया था और 1579 में मजहरनामा की घोषणा की थी। यह मजहरनामा अबुल फजल के पिता शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए 1582 में तौहीद ए इलाही या देवीय एक ईश्वरवाद की स्थापना की थी। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था 1576 में। 1572 में सुलेमान करारानी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित करके पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने के लिए बिहार को जीतने के लिए आदेश दिए। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया और 1564 में बिहार पर मुगल आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां और हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया। इस प्रकार 1576 में बंगाल बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब इसके बाद आते हैं हमारे
प्रमुख जहांगीर, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ से हम जहांगीर से पूरा औरंगज़ेब तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बाय गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।